हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग जो आज देखेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो रेशियो जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज जो है हर एक चैप्टरों में किया जाता है। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, सभी चैप्टरों में इसका यूज किया जाता है। तो आज हम लोग जो है वो रेशियो को बारी बारी से टाइप बाय टाइप देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो जो है वो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। सजातीय राशि का अर्थ होता है कि दो समान जाति के साथ तुलना करवाना, यानी कि यदि हम लड़का का तुलना करवा रहे हैं तो लड़का से ही करवाएंगे, या लड़की का तुलना करवा रहे हैं तो लड़की से ही करवाएंगे, ना कि लड़की का तुलना लड़का से करवाएंगे। ठीक ना। तो आप लोग का आज पहला टैप जो होगा वो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, यानी रेशियो को संतुलित करना। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो 2:3 दिया गया है क्वेश्चन में, और बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो 4:5 दिया गया है। और पूछ रहा है क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए हम दो तरीका को अपनाएंगे, दो मेथड को, और आप लोग को उसमें जो अच्छा लगे वो अपनाइएगा। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहला मेथड जो रहेगा कि ए का यदि रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे कि 2 चौके 8 कर देंगे, यानी ए का रेशियो आ जाएगा। अब बी का निकालना है तो बी कहाँ है, आमने सामने है, यानी कि दो जगह है और दोनों जगह में बी आमने सामने है, तो आमने सामने को गुना कर लेंगे, यानी कि 4 तिया 12 कर लेंगे। उसके बाद अब सी का रेशियो निकालना है तो सी देखिए लास्ट में है, तो लास्ट में अब जो दो बचा है 3 और 5, इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू होगा वो 8:12:15 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड से आया। अब इसी को यदि सेकेंड मेथड से बनाते हैं ना, तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे। तो सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे कि देखिए बी कहां कहां है, बी दो जगह है। अब यदि बी दो जगह है ना, तो दोनों जगह बी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब तो रेशियो संतुलित होगा। यानी कि बी यहां 3 है और यहां 4 है, तो रेशियो तो अभी संतुलित नहीं है। तो रेशियो को सबसे पहले संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बी यहां जितना है उतना यहां होना चाहिए, या यहां जितना है उतना वहां होना चाहिए, यानी कि दोनों जगह बी का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे, दूसरा मेथड से बना रहे हैं। तो बराबर करने के लिए यदि यहां हम 4 से गुना कर देते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहां यदि हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी कि अब तो दोनों जगह रेशियो का मान बराबर हो जाएगा। तो अब यदि दोनों जगह रेशियो का मान बराबर हो रहा है तो याद रखिएगा कि यदि यहां हम गुना करेंगे जितना से, उतना से गुना यहां भी करेंगे, क्योंकि रेशियो का रूल ही होता है कि यहां जितना से गुना करना पड़ेगा उतना गुना यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां यदि 4 से कर रहे हैं तो यहां भी करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहां। उसके बाद 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 8:12 होगा यहां से। उसके बाद 3 से गुना इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहां भी करेंगे 3 पंचे 15, यानी कि यहां जो आ जाएगा आपका 12:15 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछ रहा था। तो ए का वैल्यू देखिए ना, यहां से कितना 8 आ रहा है, और यहां बी था यानी आमने सामने था, तो अब तो दोनों जगह बी बराबर हो गया, यानी कि 12 आ जाएगा बी का वैल्यू, और सी तो यहां लास्ट में था, तो यानी कि सी का वैल्यू जो आएगा वो कितना 15 आएगा। ठीक ना। तो यहां भी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू इतना आया, और यहां तो फर्स्ट मेथड से बनाए थे तो आया ही था। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब यदि इसी में बड़ा दे दे, 3-4 अंक वाला दे दे, तब कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो 1:2 दिया गया है। बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो 3:4 दिया गया है, और सी अनुपात डी का जो वैल्यू है वो 5:6 दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां क्या करेंगे, ए का तो वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे कि 5 तिया 15 और गुने 1 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक ना। और अब बी का कैसे निकालेंगे, तो देखिए बी का कैसे निकालेंगे कि 5 तिया 15 करेंगे, और एक जो है यहां से छोड़ के इधर का एक अंक को पकड़ लेंगे, यानी कि 2 को पकड़ेंगे। ठीक ना। तो यानी कि 5 तिया 15 और दूनी 30 हो जाएगा बी का यदि निकाल रहे हैं तो। इसी तरह यदि सी का निकालेंगे तो सी का क्या करेंगे कि इधर से फिर एक अंक छोड़ेंगे और एक अंक उधर से पकड़ेंगे,
तो उधर से यदि 3 को छोड़ रहे हैं इधर से, तो उधर से 4 को पकड़ेंगे। तो अब यदि 4 को पकड़ेंगे तो 5 चौके 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा। इसी तरह यदि डी का निकालना हो तो डी का क्या करेंगे कि एक अंक इधर से छोड़ेंगे और एक अंक को इधर से पकड़ेंगे। तो एक अंक यदि इधर से छोड़ रहे हैं ना तो पूरा का पूरा तो इधर से खत्म हो गया। तो अब यदि इधर का पकड़ेंगे तो 6 चौके 24 और 24 दूनी 48 हो जाएगा, यानी कि डी का निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48 हो जाएगा। तो एक और इसी टाइप का देखते हैं, ठीक ना। अगला है कि ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया गया है वो 1 अनुपात 2 दिया गया है। फिर कह रहा है बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो 3 अनुपात 1 है, यह नहीं कह रहा है। उसका सी अनुपात डी का जो है वो कितना दिया गया है, 2 अनुपात 3 दिया गया है। और तब पूछ रहा है क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो देखिए ए तो आसानी से निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, ठीक ना, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। लेकिन बी का कैसे निकालेंगे, तो बी का निकालने के लिए देखिए 3 दूनी 6 करेंगे और एक अंक ऊपर से छोड़ के, यानी कि इधर से छोड़ के एक अंक इधर से पकड़ लेंगे, ठीक ना, बी का निकालने के लिए। यानी कि 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा बी का रेशियो। अब यदि सी का निकालना हो ना तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक अंक इधर से छोड़ेंगे, ठीक ना, और एक अंक को इधर से पकड़ेंगे। तो इधर से यदि पकड़ते हैं सी के लिए तो हो क्या जाएगा, हो जाएगा आपका 2 गुना 1 और गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 गुना 1 4 होगा। इसी तरह यदि डी का निकालना हो तो डी का निकालने के लिए यहां का छोड़ेंगे, ठीक ना, एक अंक इधर का छोड़ेंगे और इधर का एक अंक पकड़ेंगे। तो इधर का यदि एक अंक छोड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा इधर का। तो इधर अब बचा तो 3 एक 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि डी का निकल जाएगा। तो अब अनुपात जो आता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो वैल्यू है 6 अनुपात 12 अनुपात 4 अनुपात 6 आता है। और रेशियो कहता है यदि कट रहा है तो काटिए। तो रेशियो जब तक कटता है तब तक काटते हैं। तो रेशियो यहां से तो कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2 से ये भी 2 से कट रहा था। अब देखिए इसमें कोई कटने वाला है नहीं है कटने वाला, तो यही उसका जो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा, ए बी सी डी का रेशियो, ठीक ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप में। अगला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर जो है वो 56 अनुपात जो है कितना 9 दिया गया है। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर जो है 27 अनुपात 39 दिया गया है। सी अनुपात डी बराबर जो है कितना 16 अनुपात 7 दिया गया है। और डी अनुपात ई बराबर जो है वो 5 अनुपात 8 दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अनुपात ई का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस बार जो है पूरा नहीं पूछ रहा है, इस बार सिर्फ शुरू का और लास्ट का पूछ रहा है। जब शुरू का और लास्ट का पूछ रहा है ना तो इतना जंतर मंतर गुना नहीं करना है। क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है यदि शुरू का और लास्ट का पूछे तो इतना बड़ा यदि डिजिट दिया रहे और कहीं यदि तब कट रहा है तो काट लेंगे। कब काटेंगे, जब दोनों शुरू का और लास्ट का निकालना रहे तब काटेंगे, ठीक ना। तो शुरू का और लास्ट का निकालना है तो 8 दूनी 16 कर देंगे, यहां कट रहा है, और इधर 9 तिया 27 हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 अट्ठे 56 इधर कटेगा और इसके बाद 3 से कितना बार में 13 बार में जाएगा। अब देखिए कहीं कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो अब क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे। तो 8 दूनी 16 और 16 पंचे कितना 80 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 13 बचा है तो 13 होगा। देखिए यहां ही इसीलिए काट लिए ना, क्योंकि ए का निकालने के लिए तो इधर से गुना करते थे, यानी इधर के इस साइड का पूरा गुना करते थे, और ई का निकालने के लिए इस साइड का पूरा गुना करते थे। और गुना करने के बाद यहां जो आता तो यहां तो भी कटवे करता ना, तो इसीलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना यही काट लिए और काटने के बाद जो है तब गुना किए, ठीक ना। तो अब देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप का अगला क्वेश्चन क्या है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c इतना दिया गया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अब यदि a का पहले रेशियो निकालना है ना तो a को नहीं लेंगे, यानी कि जिसका रेशियो निकालना है उसे नहीं लेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो a का निकालना है तो a को नहीं लेंगे और b और c का ले लेंगे। तो b और c के पीछे कोफिशिएंट कितना है 3 गुने 4, यानी कि 12 है a का।
हो जाएगा रेशियो। उसके बाद अब बी का निकालना है तो बी को छोड़ देंगे और ए और सी का लेंगे तो 2 चौके कितना 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है सी का निकालना है तो सी को छोड़ देंगे और ए और बी को लेंगे तो 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए यदि यहाँ तीनों जगह कुछ कॉमन है तो कॉमन को काटेंगे या निकालेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिया 6, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू होगा वो 6:4:3 होगा। ठीक ना। अब इसी को यदि हम बेसिक तरीका से बनाते हैं यानी कि बेसिक मेथड से, तो कैसे बनाएंगे, जो बुक वगैरह में बना रहता है, तो बुक वगैरह में देखिए कैसे बना रहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है। ठीक ना, इतना तो दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम भी मान लेते हैं कि इन सब के बराबर k होगा। मान लीजिए ना, मानने में कुछ जा रहा है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि 2a बराबर 3b और 4c बराबर k, यानी कि लेट मान लिए हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2a बराबर k होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सब आपस में एक दूसरे का बराबर है, तो हम तो कह सकते हैं कि 2a बराबर k होगा। इसी तरह कह सकते हैं कि 3b बराबर यानी कि 3b बराबर k होगा, और इसी तरह कह सकते हैं कि 4c बराबर k होगा। अब क्या करेंगे, k यदि यहाँ है तो a निकालना है a का वैल्यू, तो a को सेपरेट करेंगे, तो a को सेपरेट करने के लिए a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर है तो इधर आ जाएगा, बैक क्रॉस मल्टीपल होगा, तो a का वैल्यू k/2 हो जाएगा। इसी तरह यहां से b का वैल्यू हो जाएगा k/3, और इसी तरह यहां से c का वैल्यू हो जाएगा कितना k/4। ठीक ना। अब निकालना था a अनुपात b अनुपात c का रेशियो, तो अब यदि रेशियो निकालना है तो क्या होगा कि k/2, उसके बाद k/3, उसके बाद क्या k/4। अब देखिए रेशियो में ये दोनों तीनों जगह से कट जाएगा। अब निकालना है रेशियो में, तो क्या कहते हैं, बट्टा में नहीं लिखते हैं, कभी भी रेशियो में बट्टा में नहीं लिखा कीजिएगा। ठीक ना। तो देखिए 4 तिया 12, ए का रेशियो पहले निकालेंगे तो 4 तिया 12 और ये 12 इधर आ जाएगा। उसके बाद बी का निकालना है तो बी को नहीं लेंगे और 2 चौके 8 यानी कि 8 इधर हो जाएगा। उसके बाद अब सी का निकालना है तो सी का नहीं लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 12:8:6 आ रहा है। अब यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तीनों जगह, तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 और 2 तिया 3, यानी कि ये रेशियो जो हो जाएगा 6:4:3 आता है। तो बुक वगैरह में इसी तरह बना रहता है, तो इतना बड़ा करने से तो अच्छा होगा कि इतना शॉर्ट मेथड से बना लेंगे। ठीक ना। तो देखते हैं अब इसी टाइप में अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d दे दिया है और पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या है। तो देखिए यहां अगर बुक की तरफ बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे कि a का निकालना है ना। अब यदि a का निकालना है तो a को छोड़ देंगे और बाकी का ले लेंगे, तो बाकी b c d है, तो 3 चौके 12 और 12 पंचे कितना 60 हो जाएगा। इसी तरह अब b का निकालना है तो b को छोड़ देंगे और बाकी का लेंगे, तो बाकी में 2 चौके 8 और 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा। अब c का निकालना है तो c को छोड़ देंगे और बाकी का लेंगे, तो 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब फिर d का निकालना है तो d को छोड़ देंगे और बाकी का ले लेंगे, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना 24 हो जाएगा, यानी कि 60 40 30 24 रेशियो आएगा। लेकिन देखिए अब चारों जगह जो है कुछ कॉमन है, और जो कॉमन रहता है उसे निकालते हैं, यानी कि जो कटता है उसे काटते हैं। तो काटेंगे तो क्या होगा कि 3 से तो कटेगा नहीं 40, तो 2 से तो कटेगा ना। अब यदि 2 से कटता है तो 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब देखिए कुछ कटने वाला है नहीं ना, कटेगा, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा ABCD का। ठीक ना, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 3/7A दिया गया है और उसके बाद कह रहा है 4/5B है और उसके बाद कह रहा है 6/7C है, तब A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है। तो देखिए A का यदि रेशियो निकालना है तो A का ऊपर वाला नहीं लेंगे और बाकी का A का जिसका निकालना है उसका ऊपर वाला नहीं लेंगे और नीचे वाला लेंगे, तो नीचे में 7 है और बाकी का ऊपर वाला लेंगे, तो बाकी का ऊपर वाला 4 गुने 6 हो जाएगा। इसी तरह यदि B का रेशियो निकालना है तो B का ऊपर वाला नहीं लेंगे, ठीक ना, और नीचे वाला लेंगे, तो नीचे में कितना 5 है और बाकी का ऊपर वाला लेंगे तो 3 गुने 6 हो जाएगा।
उसके बाद सी का रेशियो निकालना है, तो सी का ऊपर वाला नहीं लेंगे, यानी कि जिसका निकालना रहे उसका ऊपर वाला नहीं लेंगे और नीचे वाला लेंगे और बाकी का ऊपर वाला लेंगे। तो बाकी का ऊपर वाला 3 गुने 4 हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है उसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4, यानी कि अब 7 चौके 28 हो जाएगा। अब तो कुछ कॉमन बचा नहीं है। उसके बाद 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू होगा वो 28 अनुपात 15 अनुपात 14 होगा। और अब थोड़ा सा इसे बेसिक मेथड से भी बना लेते हैं। तो देखिए बेसिक मेथड से कैसे बनता है कि ए का यदि रेशियो निकालना है, तो ए का रेशियो निकालना है तो ए के पीछे जो अंक दिया गया उसे यदि हम उल्टा कर देंगे तो वही ए का रेशियो हो जाएगा। तो ए के पीछे 3/7 है, तो 3/7 को यदि हम 7/3 लिख देंगे तो वो ए का रेशियो हो जाएगा। और बी के पीछे 4/5 है, तो 4/5 को हम यदि 5/4 लिख देंगे तो वो बी का रेशियो हो जाएगा। और सी के पीछे 6/7 है, तो 7/6 यदि हम लिख देंगे तो वो सी का रेशियो हो जाएगा। लेकिन रेशियो को तो बट्टा का वैल्यू चाहिए नहीं, उसे तो इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए का सबसे पहले निकालेंगे, तो ए का ऊपर वाला लेंगे और बाकी का नीचे वाला, तो 4 गुने 6। अब बी का निकालना है, तो बी का ऊपर वाला लेंगे और बी का यदि ऊपर वाला ले रहे हैं तो बाकी का नीचे वाला, यानी कि 3 गुने 6। उसके बाद सी का निकालना है, तो सी का ऊपर वाला लेंगे यानी कि 7 और बाकी का नीचे वाला 3 गुने 4। अब इसे यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 2 से 2 खत्म और 2 दूनी 4। उसके बाद 7 चौकी 28 और 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, यानी कि फिर जो आंसर आया है वही आया है ना, 28 अनुपात 15 अनुपात 14 आया है। यानी कि अगर बेसिक तरीका से बनाएंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट मेथड से बनाते हैं तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 4/a बराबर 3/b बराबर 2/c है तो a प्लस b का होल स्क्वायर अनुपात b प्लस c का होल स्क्वायर, उसके बाद अनुपात a प्लस c का होल स्क्वायर पूछ रहा है क्वेश्चन में। यानी कि इतना देके इसका वैल्यू पूछ रहा है। जब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए यहां से तो a और b और c का अलग अलग मान पता रहना चाहिए। तो जब अलग अलग पता करने के लिए क्या करेंगे कि इसी को हम जैसे 4/a लिखा है तो इसको तो हम a/4 बराबर b/3 बराबर c/2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ना a जो है 4, यहां से देखिए कि 4/a बराबर 3/b दिया गया है। अब इसी को यदि हम इधर लाते हैं और 3 को इधर लाते हैं तो इसी को b/3 बराबर a/4 लिख सकते हैं ना। इसी तरह इसको यहां लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि a के नीचे जो है ना वही उसका रेशियो होगा, b के नीचे जो है वही उसका रेशियो होगा, c के नीचे जो है वही उसका रेशियो होगा। तो a के नीचे 4 है तो यहां 4 पुट करेंगे और b का वैल्यू यानी कि b के नीचे 3 तो 3, अब 3 का स्क्वायर। इसी तरह रेशियो b प्लस c, तो b का रेशियो 3 और c का रेशियो 2, तो 3 2 5 यानी स्क्वायर, प्लस a प्लस c, तो a का रेशियो कितना 4 है और c का रेशियो कितना 2 है, तो 4 2 यानी स्क्वायर अब कर देंगे 4 3 7 और 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 5 और 5 का रेशियो 25 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 का रेशियो 36 हो जाएगा। यानी इतना का जो वैल्यू होगा वो 49 अनुपात 25 अनुपात 36 होगा। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f का जो वैल्यू दिया गया वो 1:2 दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3a प्लस 5c प्लस 7e और बट्टा में यानी कि रेशियो दिया गया है, तो रेशियो का अर्थ बट्टा ही होता है। 3b प्लस 5d प्लस 7f, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए
इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बट्टा बी, ए अनुपात बी का वैल्यू बट्टा होता है तो ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं, बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर 1/2। यानी कि इतना तो क्वेश्चन में दिया ही गया है। जब इतना क्वेश्चन में दिया गया है और इतना का वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि ए बराबर है सी का, सी बराबर है ई का और सब के बराबर है 1। यहां से बी बराबर है डी का, डी बराबर है एफ का और सब का बराबर है 2। यानी कि जितना बी का वैल्यू होगा उतना ही डी का वैल्यू होगा, उतना ही एफ का वैल्यू होगा, जितना ए का वैल्यू होगा उतना ही सी का वैल्यू होगा, उतना ही ई का वैल्यू होगा। तो यहां से यदि ए सी और ई का वैल्यू यदि हम रखते हैं तो देखिए ए का वैल्यू, सी का वैल्यू और ई का वैल्यू, तीनों का तो वैल्यू आपस में बराबर है, यानी तीनों का तो वैल्यू एक ही होगा ना। जब एक ही होगा तो 3 गुना 1 3 होगा, 5 गुना 1 5 होगा, 7 गुना 1 7 होगा। तो यानी कि अब 3 और 5 12 और 7 कितना 19 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए सी ई का वैल्यू 1 दिया गया है। उसके बाद बी डी एफ का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, बी डी एफ का वैल्यू 2 दिया गया है। तो अब यदि यहां 2 से गुना करेंगे, यहां भी 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, तो 2 तो हम दोनों तीनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन यदि तीनों जगह से 2 ले लेंगे तो 3 5 कितना 8 हो जाएगा, और 8 7 15 हो जाएगा, और 15 2 जो कॉमन लिए थे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि 19/30 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक ना, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 3 और 27 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ तो कह रहा है मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए, और एक पूछता है तृतीय अनुपात और एक पूछता है चतुर्था अनुपात। यानी कि इसी तरह करके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो बारी बारी से जो है तीनों टाइप को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए जैसे कि मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है √AB, यानी कि 3 और 27 का यदि मध्य अनुपात निकालना है तो ए के जगह 3 को रखेंगे और बी के जगह 27 को रखेंगे। अब यदि इसी को सोल्व करते हैं तो वही उसका मध्य अनुपात हो जाएगा 3 और 27 का। तो 3 के जगह तो 3 रहेगा ही रहेगा, और 27 को तो हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब देखिए रूट के अंदर 2 संख्या रहती है तो वो एक संख्या बाहर आती है, तो 2 3 है तो 1 3 बाहर आएगी, फिर यहाँ 2 3 तो 1 3 बाहर आएगी, यानी कि इसका मध्यानुपात जो हो जाएगा 3 और 27 का वो 9 होगी। ठीक ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6 और अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती जो है 30 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार क्वेश्चन में जो है मध्यानुपाती दे दिया है और एक संख्या दे दिया गया है और पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए जब 2 संख्या दी रहती है तब हम मध्यानुपात निकालते हैं। तो इस बार तो एक संख्या दिया गया है और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है। अब इन दोनों संख्या का जो है मध्यानुपाती कितना 30 दिया गया है, और मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है √AB। ठीक ना, तो क्वेश्चन में तो मध्यानुपाती 30 दिया गया है और हम निकालेंगे इन दोनों संख्या का मध्यानुपाती, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 30 बराबर लिख सकते हैं √6 और गुने x। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि रूट हटाने के लिए स्क्वायर यदि कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। अब यदि इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो संतुलित रहेगा, दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ ई स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया, लेकिन अगर इधर स्क्वायर किए हैं तो 30 गुने 30 लिखेंगे और बराबर 6 गुने x हो जाएगा। तो अब 6 से यदि काटते हैं 6 पंचे 30, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 150 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x जो वो संख्या थी वो x नहीं थी, वो 150 थी। ठीक ना, तो 6 और 150 का जो मध्यानुपाती होगा वो 30 होगा। ठीक ना, क्वेश्चन है तृतीय अनुपात वाला। क्वेश्चन क्या है कि 3 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए जो है फॉर्मूला होता है b² बट्टा a, तृतीय अनुपात निकालने का। तो क्या है किस किस का रहा है, 3 और 24 का कह रहा है। तो देखिए 24 को b मानेंगे और 3 को a मानेंगे, तो b यदि 4 रखते हैं 24, तो यदि b के जगह 24 को रखते हैं तो 24 गुने 24 करना पड़ेगा, क्योंकि b² है फॉर्मूला में और बट्टा में a है, तो बट्टा में a तो 3। अब यदि 3 से काटते हैं 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, यानी कि तृतीय अनुपात जो होगा 3 और 24 का वो 192 होगा। तो याद रखिएगा कि तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² बट्टा a होता है, और मध्य अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो √AB होता है। ठीक ना, अब देख लेते हैं एक चतुर्था अनुपाती कैसे निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो देखिए चतुर्थानुपाती का अर्थ होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वे चतुर्थानुपाती कहलाता है। और कभी भी यदि आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 संख्या देके एक चौथी संख्या पूछेगा। तो देखिए 3 संख्या कौन कौन सी दी गई है, 5, 6, 8 दी गई है और पूछ रही है चतुर्थानुपात क्या है। तो मान लेंगे कि चौथी संख्या जो रहा होगा वो x रहा होगा। उसके बाद चतुर्थानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात को आपस में बराबर होना। तो 5:6 बराबर 8:x तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अनुपात यानी रेशियो का अर्थ होता है एक प्रकार का बट्टा, यानी कि बट्टा को हम रेशियो में लिख सकते हैं या रेशियो को बट्टा में लिख सकते हैं। तो 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं और 8:1 को 8/x लिख सकते हैं। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट कैसे करेंगे कि x को इधर लाएंगे बाय क्रॉस मल्टीपल करके और 6 को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर लाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 6/5 हो जाएगा, यानी 8×6 48/5 हो जाएगा। और 5 से यदि इसमें भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5×9 45 और 5×6 30, यही ना होगा। यानी कि 9.6 जो होगा वो x का वैल्यू होगा, यानी कि चतुर्थानुपाती जो होगा वो 9.6 होगा। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कंचे a और b के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि b को a से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो a को कितने कंचे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a और b दो आदमी है, ठीक ना। उसके बीच जो है दो प्रकार के कंचे बांटे जाते हैं। तो पहले आदमी को जो है वो अनुपात में 4 दिया जाता है तो दूसरे आदमी को अनुपात में 5 दिया जाता है। और कह रहा है फिर आगे क्वेश्चन में कि a को जो है b से 10 कंचे अधिक मिल रहा है। b से जो है a को 10 कंचे अधिक मिल रहा है। तो रियल में देखिए 10 कंचे अधिक मिल रहा है। तो यहां से अनुपात में कितने कंचे अधिक मिल रहे हैं, अनुपात में 1 कंचे अधिक मिल रहे हैं, क्योंकि 5 है और ये 4 है तो 1 कंचे अनुपात में, और रियल में कितना 10 कंचे मिल रहे हैं। तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों तो अंतर ही है ना। 10 अधिक है इसका मतलब 10 का अंतर है, और यहां से 1 अधिक है तो 1 का अंतर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है ए को कितने कंचे मिलेंगे। तो ए को देखिए अनुपात में कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। और ए को यदि अनुपात में 4 मिल रहा है तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुने 10 करेंगे, यानी कि 40 कंचे ए को मिलेगा। उसके बाद यदि यही पूछ देता है कि बी को कितने कंचे मिल रहे हैं, तो बी को तो अनुपात में 5 कंचे मिल रहा है और बी को निकालना पड़ेगा। तो अनुपात 5 गुने 10 करेंगे, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 10 है तो अनुपात 5 का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे। अब जो है 5 गुने 10 यानी कि 50 हो जाएगा, बी को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 10 कंचे अधिक मिल रहे हैं, तो 10 कंचे अधिक मिल रहे हैं ना, 50 बी को मिल रहा है और 40 ए को मिल रहा है। यानी कि आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए को कितने कंचे मिल रहे हैं, तो ए को 40 कंचे मिल रहे हैं। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या का 60%, तो मान लेते हैं कि जो संख्या पहला रहा होगा वो x मान लेते हैं। अब इसका 60%, अब फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या का 3/4, तो y का यानी कि दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, y का 3/4 बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक ना। क्वेश्चन में इतना दिया गया है, यानी कह रहा है। और फिर आगे कह रहा है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए प्रतिशत यदि यहां से हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब 100 से भाग करेगा तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा, यानी 0 से 0 खत्म, और 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक ना। अब x और y का रेशियो निकालना है, तो x/y करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीपल आएगा, इधर y इधर आ जाएगा और 5 उधर जाएगा, तो x/y करने से 5/4 होगा। ठीक ना। यानी x अनुपात y का जो वैल्यू है वो कितना, 5:4 है। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 अधिक मिलते हैं। तो राशि क्या थी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमन के पास कुछ निश्चित राशि थी, उसे वो 3 बेटियों को जो है 2:3:4 में विभाजित कर रहा है। और फिर कह रहा है कि इतना में ना विभाजित करके यदि हम 1/2:1/3:1/4 में विभाजित कर देते हैं, तब जो है पहले बेटी को, यानी कि पहले जिसे सबसे कम रुपया मिल रहा था उसे अब 3500 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी कि पहले तो इसे सबसे कम मिल रहा था, अब इसी को सबसे अधिक मिलेगा अगर इस तरह बांट रहे हैं तब।
तो देखिए रेशियो तो बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो बट्टा में नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, यदि पहले वाला का रेशियो निकालना है तो पहले वाला का नीचे वाला वैल्यू नहीं लेंगे और बाकी का लेंगे, तो 3 चौके 12 और 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 ही होगा। इसी तरह इसका यदि निकाल रहे हैं तो 3 नहीं लेंगे लेकिन 1 लेंगे, तो 1 गुने 2 गुने 4 कितना 8 हो जाएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे सी का, तो इसका नीचे वाला नहीं लेंगे और ऊपर वाला लेंगे, तो 1 गुने 3 गुने 2 कितना 6 हो जाएगा। अब यदि रेशियो कट रहा है तो काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि 6:4:3 हो जाएगा। यानी कह रहा था, यानी अब जो है रेशियो जो बचा है वो 6:4:3 बचा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निश्चित राशि को बांट रहा है, तो निश्चित राशि का मतलब जितना रुपया यहाँ होगा उतना ही रुपया यहाँ भी होगा। तो देखिए रेशियो में 4 3 7 2 9 रुपया यहाँ है और रेशियो में यहाँ 6 4 10 3 13 रुपया है, यानी दोनों जगह तो अभी सेम नहीं है। क्वेश्चन में निश्चित राशि कह रहा है यानी कि जितना यहाँ उतना ही वहां यहाँ भी। तो देखिए यहाँ 9 और यहाँ 13 है, तो दोनों जगह अब क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इधर 13 से गुना करना पड़ेगा और इधर 9 से गुना करना पड़ेगा। अब यदि इधर 13 से गुना करते हैं और इधर 9 से गुना करते हैं तो दोनों जगह राशि बराबर हो जाएगा। तो 13 से यहाँ गुना करेंगे और 9 से जो है यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए 13 दूनी 26 और यहाँ हो जाएगा 13 तिया 39 और यहाँ हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक ना। अब यदि इसे ऐड कीजिएगा और यहाँ 9 चौक 36, 9 छाके 54 और 9 चौके 36 और 9 तिया 27। अब इन तीनों को ऐड कीजिए और इन तीनों को ऐड कीजिए, अब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए रेशियो में क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जिसे सबसे पहले कम रुपया मिल रहा था ना उसे अब 3500 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले कम इसे ना 26 को ना मिल रहा था, अब सबसे ज्यादा 54 को मिल रहा है, यानी कि 26 और 54 में अंतर कितने का है, 28 का है और रियल में अंतर कितने का है, 3500 का है ना क्वेश्चन में। तो अनुपात 28 का वैल्यू यदि यहां से निकालते हैं, सॉरी अनुपात 28 का वैल्यू 3500 दिया गया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए 3500 बट्टा 28 करना पड़ेगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो अनुपात 1 का वैल्यू पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल राशि कितनी थी। तो टोटल राशि देखिए ना, अनुपात 9 गुने 13 है। यहाँ से यदि टोटल राशि अनुपात 9 गुने 13 है तो इसका ना वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए अनुपात 1 का वैल्यू यदि इतना दिया गया है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि गुना कर देते हैं तो आ जाएगा ना 9 गुने 13। अब देखिए इसे यदि सॉल्व करते हैं तो 7 चौके 28 और 7 पंचे 35 यानी 500 और 4 से काटते हैं तो 4 एकन 4, उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 125 और 9 गुने 13 तो 125 गुने 117। अब यदि इसे गुना करेंगे ना तो लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन से देख लेंगे कि कोई इकाई अंक मिल रहा है या नहीं। तो 7 पंचे 35 यानी कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो एकमात्र डी ऑप्शन है जिसे लास्ट में 5 है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपया प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई राशि थी उसमें से जो है ए को 3/16 भाग दिया जाता है और बी को जो है 1/4 भाग दिया जाता है, तो सी को 81 रुपया दिया जाता है। इतना दिया गया है क्वेश्चन में और बी का पूछ रहा है कि बी को कितने रुपया मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में टोटल राशि का कहीं जिक्र नहीं किया गया, यानी कि कहीं भी नहीं दिया गया है कि टोटल राशि इतना है। तो टोटल राशि तो मानना पड़ेगा, तो आप टोटल राशि को x मान के भी बना सकते हैं, यानी कि कुछ भी मान के बना सकते हैं। लेकिन यदि x वगैरह कुछ भी मान के बनाइएगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड यानी कि कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप वैसी संख्या मानिएगा जो 16 और 4 से विभाजित हो जाए। तो 16 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 16 है, तो मान लेते हैं कि टोटल राशि जो रहा होगा वो 16 रुपया रहा होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि टोटल राशि का 3/16 ए को मिल रहा है, तो 16 रुपया टोटल मान्य है, तो 16 का 3/16 ए को मिलता होगा। तो अब 16 से 16 खत्म, इसका मतलब ए को तो 3 रुपया मिल रहा है अनुपात में, रेशियो में। अब यदि 1/4 बी को मिल रहा है तो 16 का 1/4 मिल रहा है, यानी कि बी को 4 रुपया मिल रहा है।
तो बाकी जो रुपया बचा होगा 4 3 7, 7 रुपया बंट के 16 रुपया में 9 रुपया बचा, तो 9 रुपया तो सी को मिलता होगा। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं, सी को 81 रुपया मिल रहा है और हमारे अनुसार 9 रुपया मिल रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सी का ही वैल्यू और 81 रुपया भी सी का ही वैल्यू। अब देखिए, यदि यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए 9 9 81 यानी अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो देखिए, पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बी को प्राप्त राशि है, यानी बी का प्राप्त राशि पूछ रहा है, तो बी को अनुपात में कितना 4 मिल रहा है। यदि अनुपात में बी को 4 मिल रहा है तो रियल में कितना मिलेगा। अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुना 9 यानी कि 36 रुपया बी को मिलेगा। इसी तरह यदि ए को पूछ देता, तो ए को तो अनुपात में 3 मिल रहा है और अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो 9 गुने 3 करते तो ए का निकल जाता, ठीक ना। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पे ए बराबर 6 होता है, तो बी बराबर 5 और सी बराबर 7 होने पे ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ए यानी कि समानुपाती है बी का और ए समानुपाती है सी का, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है। और क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पे ए 6 होता है। यानी कि देखिए, बी बराबर 2 होने पे और सी बराबर 3 होने पे जो है ए 6 हो जाता है। इसका मतलब ए यदि 6 हो रहा है, तो इसका मतलब ए बराबर बी गुने सी क्या होगा। तब तो ए का वैल्यू कितना 6 दिया गया है, ए का वैल्यू 6 दिया गया और बी का वैल्यू 2 गुने 3, तब तो 6 होगा ना। इसी तरह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी बराबर 5 और सी बराबर 7 होने पे ए का मान ज्ञात कीजिए। बी बराबर सी होने पे, सॉरी, बी बराबर कितना 5 होने पे और सी बराबर जो है 7 होने पे ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 7 पंचे 35 कर देंगे, यानी ए का मान हो जाएगा, ठीक ना। तो आज पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 26:3 है। यदि कुल आय 7250 है तो उसकी बचत ज्ञात करें। देखिए, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक व्यक्ति का जो खर्च है ना और बचत जो है वो 26:3 में है, यानी कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन में 26:3 दिया गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका कुल आय जो है ना वो 7250 रुपया है। तो देखिए, क्वेश्चन में जो रियल में दिया रहेगा ना वही निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो रियल में उसका कुल आय दिया गया है, तो यहां से आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और बचत दोनों को ऐड करेंगे ना, तो वो उसका आय हो जाएगा। तो 26 और 3 को ऐड करते हैं तो अनुपात में 29 होता है, यानी कि अनुपात में जो उसका आय है ना वो 29 रुपया है और रियल में जो उसका आय है वो 7250 है। तो दोनों तो उसका आय हो गया, यानी कि इनकम हो गया। तो दोनों उनका इनकम होगा तो दोनों इनकम तो आपस में बराबर होगा। तो 7250 रुपया अनुपात 29 का वैल्यू है। तो अब देखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी बचत ज्ञात करें। इसकी बचत कहने का मतलब अनुपात 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो अनुपात 1 का यदि वैल्यू निकालते हैं तो 29 यदि इसे काटते हैं ना तो 2 बार में जाएगा, उसके बाद 5 बार और 1 0, यानी 250 रुपया जो है 1 का वैल्यू होगा, अनुपात 1 का वैल्यू। और पूछ रहा है कि इसकी बचत ज्ञात करें। तो बचत तो अनुपात में 3 है और अनुपात 1 का वैल्यू 250, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुने 250 कर देंगे तो वही तो उसका बचत हो जाएगा ना। तो 0 का 0, 5 दिया 15 का 5 और हासिल 1 3 गुना 6 1 7, यानी कि 750 रुपया जो है उसका बचत है। यही यदि उसका खर्च पूछता तो अनुपात 26 रुपया उसका खर्च था, तो अनुपात 1 रुपया बराबर का वैल्यू था 250 रुपया। तो अनुपात 26 का वैल्यू निकालते हैं तो उसका क्या निकल जाता, खर्च निकल जाता, यानी कि एक्सपेंडिचर निकल जाता, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ए और बी महीने में क्रमशः 4000 और 5000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों का जो है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ए और बी दोनों का जो है इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम यानी कि आय का, तो ए का इनकम 5 है और बी का 7 है।
अब आगे कह रहा है ए का बी है, यानी कि ए का जो खर्च है ना, ए का जो खर्च है ना, वो बी के खर्च का जो है वो 66.2/3% है। क्वेश्चन में इतना कह रहा है। तो देखिए यहां से जो है ए और बी का जो है वो खर्च का रेशियो आ जाएगा, यानी कि ए बट्टा बी लिख सकते हैं। और 66.2/3 को यदि हम फ्रैक्शन भिन्न जो होगा इसका वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 66 दिया 198 और 200 और बट्टा 3 हो जाएगा, और प्रतिशत हटेगा तो 100 से इधर गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2/3 होगा। यानी कि ए और बी के खर्च का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:3 है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 4,000 रुपये का बचत करता है, तो बी जो है 5,000 रुपये का बचत करता है, ठीक ना। इतना क्वेश्चन में दिया गया है, और ए और बी का जो है वो बचत पूछ रहा है, सॉरी आई पूछ रहा है। तो अब जो है सबसे पहले क्रॉस मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद बेसिक मेथड से भी बनाएंगे। तो क्रॉस मेथड से बनाने के लिए 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14 करना पड़ेगा, यानी ए के जगह 15 और बी के जगह 14। उसके बाद जो है 3 चौके 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 12,000 इधर हो जाएगा और 2 पंचे 10,000 हो जाएगा। अब देखिए कि 15 और 14 दोनों में अंतर कितने का, एक का है, यानी कि अनुपात 1। उसके बाद देखिए 12,000 और 2,000 दोनों में अंतर कितने का, सॉरी 10,000 दोनों में अंतर 2,000 का, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू आया है वो 2,000 आया है। और याद रखिएगा कि ये जो रेशियो आता है ना, ये रेशियो सिर्फ इनकम में कार्य करता है, ठीक ना, या इनकम में ही कार्य करता है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में कार्य नहीं करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में भी लेकिन पूछ रहा है आई क्या है, तो आई में ही तो कार्य करता है। तो आई 5 है ए का, और बी का कितना 7 है, यानी 5 7 टोटल 12 है अनुपात में आई। और अनुपात 12 का वैल्यू निकालने के लिए अनुपात 1 का वैल्यू 2,000 है, तो गुना कर देंगे अनुपात 12 का वैल्यू निकालने के लिए, तो अनुपात 12 का वैल्यू 24,000 हो जाएगा, यानी कि उसका जो आय था दोनों का वो 24,000 रुपया था, ठीक ना। अब इसी को थोड़ा बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए बेसिक मेथड से बनाने के लिए ना, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, कि देखिए ए का आई 5 है और बी का आई 7 है, तो ए के आई को हम 5x और बी के आई को 7x मान सकते हैं ना, क्योंकि x और x तो कट जाएगा यहाँ, तो 5 और 7 फिर बच जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि ए जो है 4,000 रुपया बचाता है, तो बी 5,000 रुपया बचाता है। तो देखिए ए का आई 5x माने हैं, और x मानने के बाद यदि 5x में से आई में से यदि हम 4,000 रुपया घटा देते हैं, तो ये 4,000 रुपया घटेगा, तो ये क्या पता चलेगा यहां से, पता है 5x में से 4,000 घटाएंगे तो ये 4,000 जो है ये सेविंग है, और ये आई है, और आई में से बचत को घटाएंगे तो खर्च का पता चलेगा। तो 5x में से 4,000 यहां से खर्च पता चल जाएगा, और 7x में से यदि 5,000 घटा देते हैं तो ये भी खर्च हो जाएगा। और अब देखिए ये दोनों ए का खर्च और ये बी का खर्च, यानी ए के खर्च और बी के खर्च का रेशियो यहां से, और ए और बी के खर्च का रेशियो दिया गया है 2/3, यानी 2/3। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15x हो जाएगा, उसके बाद जो है 4 तिया 12,000 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14x और माइनस 15,000 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से x को सेपरेट करेंगे तो 15 में से 14 घटेगा तो x हो जाएगा, बराबर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब यदि उधर प्लस में हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 होगा ना, ये इसका इधर से गुना इसका इधर से गुना होगा, तो 5 दूनी 10 होगा। देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और ये उधर यदि जाता है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, यानी 10,000 में से हम क्या करेंगे कि 12,000 को घटाएंगे, सॉरी 12,000 घटेगा तो 12,000 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस खत्म, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2,000 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों का बच्चा, सॉरी आई क्या है, तो आई तो 5 और 7 यानी कि 12x है, और 12x के जगह जो है x के जगह हम यदि x का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर 24,000 आ जाएगा। यानी कि बेसिक तरीका से भी बनाइएगा तो 24,000, और इस तरह से क्रॉस मेथड से भी बनाइएगा तो 24,000, ठीक ना। तो आप लोग को जो अच्छा लगे अपना लीजिए, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्री x और श्री y की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो श्री y का खर्चा कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और y दोनों का जो है इनकम दिया गया है, इनकम दिया गया है, वो भी रेशियो में दिया गया है।
9:8 का रेशियो दिया गया है। उसके बाद है उसके बाद जो है दोनों के खर्च का रेशियो दिया गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया, तो कितना 5:4 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों व्यक्तिगत रूप से जो है सेविंग यानी कि बचा लेता है 5,500 रुपया, ठीक ना। और उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वाई का जो है बचत कितना होगा, सॉरी वाई का खर्च कितना है, वाई का खर्च ही पूछ रहा है, वाई का खर्च कितना होगा यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मेथड से बनाते हैं। क्रॉस मेथड से बनाएंगे 9 चौक 36 और 5 8 40, यानी एक्स के जगह 36 और वाई के जगह 40 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 4 को 5 से गुना और 5 को 5 से गुना, यानी 4 पंचे 20,000 रुपया यहाँ हो जाएगा और 5 25,000 रुपया यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए 40 और 36 दोनों में अंतर कितने का है, 4 का है अनुपात में, और यहां से दोनों में अंतर कितने का है, 5,000 का है, यानी कि अनुपात 4 का जो वैल्यू है वो 5,000 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि क्रॉस मेथड से जब भी बनाते हैं तो ये जो रेशियो आता है ना, ये रेशियो सिर्फ इनकम में ही काम करता है, यानी कि इनकम में ही काम करेगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च में काम नहीं करेगा। लेकिन पूछ तो रहा था खर्च यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू, तो क्या करेंगे कि इनकम में जब ये रेशियो कार्य करता है तो अनुपात 4 का वैल्यू यदि 5,000 है तो अनुपात 8 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि अनुपात 4 का वैल्यू 5,000 तो अनुपात 8 का वैल्यू 10,000 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात 4 का वैल्यू 4 8 दोगुना है ना, 4 से 8 दोगुना है ना, तो यहाँ भी दोगुना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि वाई का खर्च पूछ रहा था। तो देखिए वाई 5,000 रुपया बचाता है और 10,000 रुपया उसका इनकम है, तो 5,000 रुपया तो ही उसका हो जाएगा ना खर्च। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए तथा सी की आय 18,000 रुपये का अंतर है तो बी की आय ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन जो सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए और बी और सी जो है वो 80, 85, 75% के रूप में खर्च करता है। तो ए बी और सी 50, सॉरी ए बी और सी, उसके बाद मान लेते हैं कि ए का जो आय रहा होगा वो 100%, बी का भी आय 100% मान लेते हैं, सी का भी आय 100% मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 100% इसलिए माने क्योंकि सभी का आय अपने आप में 100% होता है, ठीक ना। तो अब कह रहा है 80% जो है वो ए खर्च करता है। अब यदि ए 80% खर्च कर रहा है तो 20% तो इसका मतलब बचाता होगा। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो है 80% कर रहा है तो सेविंग यानी कि 20% बचाता होगा, तब तो 100% होगा। उसके बाद कह रहा है बी 85% खर्च करता है, तो जब बी 85% खर्च करता है तो 15% तो बचाता होगा ना। उसके बाद कह रहा है सी 75% खर्च करता है, ठीक है, सी यदि 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए यहां से जो है 20%, 15% और 25% ये सेविंग आ गया यानी कि बचत आ गया। और क्वेश्चन में जो है 8:9:20 के रूप में तीनों का बचत दिया गया है। तो इसका मतलब ये भी बचत और ये भी बचत, तो दोनों यदि बचत है तो यहां से 20% का तो वैल्यू 8 आ गया इसका मतलब, क्योंकि ये भी बचत और ये भी बचत तो दोनों बचत आपस में बराबर। अब यदि यहां से 100% का वैल्यू निकालते हैं तो 8/20 हो जाएगा ना, तो 100% यानी कि इनकम आ जाएगा ए का। तो अब यदि इनकम आने के लिए 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा 2 से 5, यानी कि ए का जो इनकम होगा वो 40 रुपया। इसी तरह बी का इनकम निकालने के लिए यानी कि 100% का वैल्यू निकालने के लिए 15% का वैल्यू तो 9 दिया गया है अनुपात में, 15% का वैल्यू यदि 9 दिया गया है और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो बी का इनकम आ जाएगा, तो 9/15 गुने 100 करना पड़ेगा। अब यदि काटते हैं तो 5 तिया 15 और 2 20, उसके बाद 3 तिया 9, यानी कि 60 रुपया जो हो जाएगा वो बी का इनकम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 25% का वैल्यू 20 है। अब यदि 25% का वैल्यू यदि 20 है तो इसका मतलब 100% का जो वैल्यू यदि हम यहां से निकालते हैं तो सी का इनकम आ जाएगा, तो 20/25 गुने 100 करेंगे। अब जो है 25 चौके 100, यानी कि सी का जो इनकम हो जाएगा वो 80 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, बी का आय पूछ रहा था, यानी कि बी का इनकम पूछ रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए का इनकम कितना 40 है, देखिए थोड़ा सा, ए का इनकम 40 है और बी का जो इनकम है वो 60 है और सी का जो इनकम है वो 80 है, ठीक ना। तो अब देखिए रेशियो में ए और बी सी तीनों का इनकम यहां से पता चल जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक ना।
यानी ए बी सी तीनों का जो इनकम है वो 2:3:4 के अनुपात में है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। देखिए ए और सी दोनों के आय में 18,000 का अंतर है, और यहां से आय अनुपात में 2 और यहां से अनुपात में 4, तो यहां से तो अनुपात में 2 का अंतर है और रियल में 18,000 का अंतर है ना, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब 2 से यदि कटता है तो 9,000 रुपया हो जाएगा किसका, अनुपात 1 का वैल्यू। अब यदि अनुपात 1 का वैल्यू 9,000 रुपया हो जाता है तो क्वेश्चन में बी का आय पूछ रहा था, तो बी का आय अनुपात में 3 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 9,000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 9,000 अनुपात 1 का वैल्यू है। तो हो जाएगा कितना, बी का इनकम 27,000 रुपया हो जाएगा। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। देखिए ए और बी के बचत का अनुपात पूछ रहा है ना, और क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी दोनों के मासिक आय यानी इनकम का जो है वो रेशियो दिया गया है कितना, 4:5 में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में फिर जो है दोनों का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो है दोनों का दिया गया है कितना, 3:8 में। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो, यानी कि ए का जो इनकम है ना बी के खर्च के बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए बी का खर्च कितना 8 है और ए का इनकम 4 है, तो 4 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यदि हम यहां 2 से गुना कर रहे हैं तो यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का रूल होता है। तो 4 दूनी 8 कर देंगे यहां, और उसके बाद जो है सॉरी यहीं लिख देते हैं, 4 दूनी 8 यदि 2 से गुना करेंगे तो, और 5 दूनी 10 यहां हो जाएगा। यानी ए का जो है इनकम 8 और बी का इनकम 10 होगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बी की ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए अब यदि इनकम कितना 8 है और खर्च कितना 3 है, तो बचत कितना, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 नहीं हो जाएगा। और 10 देखिए इनका इनकम है और खर्च कितना 8 है, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2, यानी कि ये जो हो जाएगा ए और बी दोनों का बचत का अनुपात हो जाएगा 5:2, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक ना। क्वेश्चन है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 रुपया है एक बक्सा में, और वो जो रुपया है ना 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मिलने से बना है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या दिया गया है फिर क्वेश्चन में। तो 1 रुपये की सिक्कों की जो संख्या है वो 2 है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 है, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4 है। और ये रियल में संख्या नहीं दिया गया, अनुपात में दिया गया, और रियल में पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में ना जो रियल में दिया रहेगा वही निकालने का पहले प्रयास कीजिएगा। तो रियल में क्या 180 रुपया टोटल दिया गया है, तो क्या करेंगे कि टोटल रुपया भी यहां से निकालने का प्रयास करेंगे। तो टोटल रुपया कैसे निकालेंगे कि सिक्का को तो सबसे पहले रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यदि 1 रुपये की 2 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा, और यदि 50 पैसे की 3 सिक्का है तो 50 या 1.5 यानी कि 1.5 रुपया हो जाएगा। इसी तरह 25 पैसे की 4 सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहां से जो टोटल रुपया हो जाएगा 2, 1, 3 और 1.5 यानी 4.5 रुपया यहां से हो जाएगा, टोटल अनुपात में हो जाएगा ना। और रियल में जो टोटल रुपया दिया गया है वो 180 दिया गया, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अनुपात में टोटल रुपया है और ये रियल में टोटल रुपया है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब जो है यहां से यदि हम अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि 180/4 अनुपात 4.5। अब यदि दशमलव हटाते हैं तो 0 और 45 से काटते हैं तो 45 चौके 180 और 0 यानी कि 40 आएगा, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू है वो 40 रुपया है। और पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। अब यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 है तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अनुपात 1 का वैल्यू यदि 40 है तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुने 40 कर देंगे, यानी कि 120 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे का। ठीक ना। इसी तरह यदि अनुपात 25 पैसे का पूछता तो 4 में 40 से गुना करते, या 1 रुपये का पूछता
तो 2 में 40 से गुना करते और निकल जाता, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपया की नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 15:2:3 है। 500, 200 तथा 100 रुपया की नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि ये क्वेश्चन जो है CHSL 2019 में पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को जो है 500 का नोट दे रहे हैं और बी को जो है 200 का नोट दे रहे हैं और सी को जो है 100 का नोट दे रहे हैं। और तब कह रहा है क्वेश्चन में कि इन तीनों के द्वारा जो प्राप्त राशि है ना वो 15:2:3 में है। यानी कि ए के पास 15 रुपया, तो बी के पास 2 रुपया, तो सी के पास 3 रुपया। यानी कि ये जो रुपया है ना ये रेशियो का रुपया है, रियल का रुपया नहीं है। अगर रियल का रुपया रहता तो देखिए ना, ए को 500 का नोट दे रहे हैं तो 15 रुपया ही कैसे होगा, एक्स्ट्रा ना रुपया होना चाहिए। बी को 200 का नोट दे रहे हैं तो 2 रुपया कैसे होता। इसलिए ये रुपया जो है ना रेशियो का रुपया है, रियल का रुपया नहीं है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए नोट की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं कि माना कि कोई आपको 2500 रुपया दे दिया और बोल रहा है कि हम जो तुम्हें पैसा दिए हैं ना 2500, इसमें खाली 500 का नोट है। तो अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि इसमें 500 की नोट की संख्या कितना है। तो देखिए संख्या पता करने के लिए नोटों को नोट की वैल्यू से हम भाग यदि कर देंगे टोटल राशि में तो संख्या पता चल जाएगा। यानी कि 2500 में 500 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2500 में 500 की 5 नोटें थी, ठीक ना। तो इसी तरह यहां से टोटल राशि 15 रुपया है और इस टोटल राशि में हम यदि नोट की वैल्यू से भाग करेंगे तो नोट की संख्या पता चल जाएगा। तो नोट की वैल्यू से हम कैसे भाग करेंगे कि ये तो 15 रुपया दिया गया है, ये रेशियो में दिया गया है और यहां से हम नोट की वैल्यू को भी रेशियो में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो से खत्म। यानी कि अब जो नोट का वैल्यू रहा है ना वो 5, 2 और 1 के अनुपात में रहा है, ठीक ना। तो टोटल राशि में यदि नोट की वैल्यू से हम भाग कर देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। इसी तरह 2 में 2 से भाग करेंगे तो नोट की संख्या पता चलेगा और 3 में 1 से भाग करेंगे तो कोई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए 5 तिया 15 और 2 1 2 और 3 में 1 से कोई फर्क नहीं। यानी कि नोट की जो संख्या था ना वो 3:1:3 में था, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का जो मूल्य है उसके वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया और टुकड़ों के वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि हीरे के कुल मूल्य में 70,000 की नुकसान हुआ हो तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरा का जो मूल्य होना चाहिए वो उसके वजन के वर्ग के बराबर होना चाहिए। लेकिन वही हीरा जो है 4 भागों में टूट जाता है और उन टूटे हुए हीरों का वजन दिया गया है तो 1:2:3:4 के अनुपात में वे हीरा टूटता है और टूटने के बाद जो है उस हीरा में 70,000 का नुकसान हो जाता है। तो पूछ रहा पहले उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए पहले जो वो हीरा रहा होगा 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम का मान लीजिए कि रहा होगा टोटल। अब यदि वो हीरा पहले 10 ग्राम का है तो उसका वजन पहले कितना रहा होगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 रहा होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जितना उसका वजन रहेगा उसके स्क्वायर यानी कि वर्ग के बराबर उसका मूल्य होगा, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए पहले उसका मूल्य 100 रहा होगा, अब टूटने के बाद उसका मूल्य क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यानी कि 16 और 4 20 और 1 21 और 9 30। यानी कि अब जो उसका मूल्य रहा ना वो 30 रुपया रहा टूटने के बाद। और टूटने से पहले 100 रुपया था। टूटने से पहले यदि 100 रहा था और टूटने के बाद यदि 30 रुपया हो गया तो घाटा कितने का हो रहा है, 70 रुपया का हो रहा है अनुपात में। और रियल में नुकसान कितने का हो रहा है, 70,000 का हो रहा है। अब यदि रियल में नुकसान 70,000 का हो रहा है तो यहां से अनुपात में पता चल जाएगा कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 1,000 रुपया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य तो यहां से हम 100 निकाले हैं तो यानी कि 100 का वैल्यू निकालने के लिए अनुपात 1 की वैल्यू से गुना कर देंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू 1,000 है। तो यानी पहले उस हीरे का जो मूल्य था वो 1,00,000 रुपया था, ठीक ना। 2 2 4 1 5 यानी कि 1,00,000 रुपया था पहले उस हीरे का, ठीक ना।